हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज हम कवर करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी में जो आपके संविधान सभा के रिगार्डिंग जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए पीवाईक्यू हैं, जो आपके यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस, राजस्थान पीसीएस है, इनमें पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनको हम कवर करेंगे। साथ ही इसके रिगार्डिंग जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा तो उसको भी लास्ट क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो बने रहिए, क्लास को एंड तक पूरा देखना है, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्लास है, इसकी स्टार्टिंग करते हैं। टू द पॉइंट हम इसमें रीड करते हैं तो ज़्यादा आपके टाइम है वो वेस्ट नहीं रहता है। और अगर आपको ऐसे लगे कि आपको क्लास थोड़ी बोरिंग लग रही है या फिर आप ज़्यादा अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो 5-10 मिनट का गैप लेके, लेकिन बाद में आपको कंप्लीट रूप से जो पीवाईक्यू है इनको देखना है एंड सॉल्व करना है। फर्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ये संविधान सभा के रिगार्डिंग, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो भारत में संविधान सभा का विचार है वो सबसे पहले किसने रखा था। ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी कांग्रेस द्वारा 1936, सी मुस्लिम लीग द्वारा 1942 और डी सर्वदलीय सम्मेलन 1946। क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1934 में। अब देखोगे कि इसमें एक आप नाम देखते हो बार बार, एम एन रॉय है, उनके द्वारा सबसे पहले आपके संविधान सभा है इसकी डिमांड की जाती है। और उसके बाद पे ही कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू, अगस्त प्रस्ताव है, इनको आप देखते हो। तो सबसे पहले जो डिमांड है वो आपको स्वराज पार्टी है, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1934 इसके द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखें तो मई 1934 में राज्य में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग है वो की थी और एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान के निर्माण करेगी और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने के लिए ये प्रथम अवसर था। तो 1934 में स्वराज पार्टी है उसके द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसके अंतर्गत ये बात कही गई थी कि जो मताधिकार के आधार पर निर्वाचित जो भारतीय प्रतिनिधि हैं उनके लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, इस प्रकार की बात है इसके प्रस्ताव में कही गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में किसने संविधान निर्मात्री सभा के विचार प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन ए एम एन रॉय, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी एनी बिसेंट और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा एम एन रॉय। 1934 है, उन्होंने इसमें एम एन रॉय है उनके द्वारा संविधान सभा के विचार है वो सबसे पहले राय है वो रखी थी, एम एन रॉय ने इसका विचार है वो रखा था। थर्ड क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो निर्वाचित संविधान सभा, इलेक्टेड जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, इसका जो विचार है, इसका जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा रखा गया था। ऑप्शन ए साइमन कमीशन द्वारा जो 1927 के अराउंडिंग आया था। ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 जिससे हमारे संविधान के मैक्सिमम जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है वो लिए गए हैं। ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था। ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन की डेलीगेशन द्वारा जो हम देखते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन है, इसका आपको देखने मिलेगा। तो किसके द्वारा भारत में इलेक्टेड जो संविधान सभा है इसके निर्माण का विचार रखा था। तो आंसर होगा ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन। हालांकि ये विचार है वो लागू नहीं हुआ था क्योंकि मुस्लिम लीग वगैरह है इसने भी बहिष्कार किया था। साथ ही आप देखोगे कि क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था उसके एक प्रावधान था कि जो ये विचार रख रहे हैं, क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, इस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो इन्होंने कहा क्या था कि अपन सेकेंड वर्ल्ड वार है इसके समाप्त होने के बाद में ये जो पॉलिसी है वो अप्लाई करेंगे, इसलिए ये इसका जो विचार है वो अपनाया नहीं गया था। बाद में आपका कैबिनेट मिशन आता है और इसके विचार है इससे काफ़ी हद तक जो संविधान सभा है इसके द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था उसके अकॉर्डिंग संविधान सभा है इसका निर्माण होता है। मुस्लिम लीग को भी इसने काफ़ी हद तक संतुष्ट है वो किया था। तो इस क्वेश्चन की व्याख्या है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का विचार सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्त होने के पश्चात सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा रखा गया था। फोर्थ क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो जो संविधान सभा है उसके निर्माण के लिए जो प्रस्ताव रखा गया था, कैबिनेट मिशन ने जो योजना रखी थी, कैबिनेट मिशन जो 1946 में देखते हो आप, 1946 में इसने
संविधान निर्मात्री परिषद के लिए प्रत्येक प्रांत है उसको आवंटित सदस्य संख्या है उसके निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में रखा था? तो आंसर होगा बी, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि है इसका चयन किया जाना था। तो आंसर इसका होगा बी। कैबिनेट मिशन जो कब आता है? 1946 में आता है। इसके द्वारा जो अपनी रिपोर्ट है उसमें संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर निर्वाचित संविधान सभा होनी थी। प्रांतों का प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या है, प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि है, इसके निर्वाचन की व्यवस्था है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो कैबिनेट मिशन है इसके सदस्यों के रिगार्डिंग भी आपको पता होना चाहिए कि इसके सदस्य कौन कौन थे। जैसे क्रिप्स मिशन में स्टेफर्ड क्रिप्स सदस्य थे, उसी प्रकार कैबिनेट मिशन जो 1946 में आता है इसके सदस्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए विलियम वुड, बी पैंथिक लोरेंस, सी है स्टेफन क्रिप्स और डी है AB अलेक्जेंडर। इसमें पूछा है कौन सा नहीं था, तो पैंथिक लोरेंस थे, अलेक्जेंडर भी थे, स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे, लेकिन कौन नहीं थे? विलियम वुड। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। कैबिनेट मिशन है ये मार्च 1946 में भारत में पहुंचा था और इस टाइम पर इस मिशन के जो सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, पैंथिक लोरेंस जो सचिव थे भारत सचिव, और AB अलेक्जेंडर जो क्या थे? नौसेना मंत्री थे। ये इसके क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन है वो किया गया था। संविधान सभा है इसका गठन कौन सी प्रस्ताव के तहत किया गया था? तो ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, क्रिप्स मिशन के तहत, बी सी कहता है आपके कैबिनेट मिशन के तहत और डी कहता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। तो जो संविधान सभा का निर्माण का है वो किसके अकॉर्डिंग किया था? ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन की योजना है उसके तहत संविधान सभा का गठन किया जाता है। जुलाई अगस्त में इसके लिए गठन का जो प्रस्ताव है वो रखा जाता है। तो संविधान सभा के प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन है वो कैबिनेट मिशन की योजना 1946 के अंतर्गत रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंतरिम सरकार के रिगार्डिंग। तो अंतरिम सरकार है वो भी आपको रीड करनी है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार है इसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति है वो कौन थे? तो सभापति नहीं उपसभापति पूछा है, उपसभापति कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी है राधा कृष्णन डॉक्टर एस राधा कृष्णन, सी है राजगोपालाचारी, डी है राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, जो जवाहरलाल नेहरू है पंडित जवाहरलाल नेहरू वो अंतरिम सरकार की कार्यपालिका परिषद है इसके क्या थे? उपसभापति। 24 अगस्त 1946 में इसकी व्याख्या देखें तो 24 अगस्त 1946 में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार है इसकी घोषणा की गई थी। अंतरिम जो सरकार है उसके द्वारा 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभाला था। वायसराय है वो इसमें कार्यपालिका परिषद के पदेन अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू है वो इसमें उपाध्यक्ष और उपसभापति उन्हें बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रस्ताव है अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार है इसके सदस्य नहीं थे? जो अंतरिम सरकार है उसके मेंबर्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा व्यक्ति है वो इसके मेंबर नहीं था जो अगस्त 1946 में गठित थी अंतरिम सरकार, इसके सदस्य के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर राधाकृष्ण एस राधाकृष्ण और डी है जगजीवन राम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राधाकृष्ण। कैबिनेट मिशन की योजना है उसके आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार क्या की जाती है? गठित की जाती है। तो भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया जाता है? 2 सितंबर 1946 को। इसमें मेंबर आपको कौन कौन देखने मिलेंगे? सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो सी राजगोपालाचारी है वो शिक्षा मंत्री है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो खाद्य और कृषि मंत्री है, जगजीवन राम जो क्या है श्रम मंत्री है, डॉक्टर एस राधाकृष्ण ये इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार है इसके मेंबर नहीं थे। तो जो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार थे इसके मेंबर कौन नहीं थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवल योजना के रिगार्डिंग। 1945 के अराउंडिंग की है ये वेवल योजना, लगभग आप क्रॉस चेक कर लेना। जहाँ तक मुझे याद है 1945 की है। वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी। कथन बी, वेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। तो कथन जो
बी है आर है, क्या कथन ए की व्याख्या करता है, इसके रिगार्डिंग आपको देखना है। इसमें ऑप्शन दिया गया है कि दोनों, ऑप्शन ए है आपके दोनों कथन सत्य, ऑप्शन बी कहता है दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करते, सी कहता है ओनली एक सही है और डी कहता है ओनली बी सही है। तो इसका आंसर होगा कथन, आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन जो सही है लेकिन पर कारण है वो इसके गलत दिया हुआ है। वेवल योजना है, इसके अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या है वो समान रखी गई थी और इस पर वेवल का विचार ऐसी व्यवस्था से जो भारत का बंटवारा बच सकता है, तो ऐसा कोई भी विचार है वो वेवल का नहीं था। भारत के बंटवारे को बचाने का विचार है वो ऐसा कोई भी इनका विचार है वो नहीं था, इसलिए ऑप्शन जो कारण इसका दिया हुआ है वो गलत है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखें तो अक्टूबर 1943 में लिन लिथगो है उनके स्थान पर कौन आते हैं, आपके आर्किड वेवल वायसराय है वो आते हैं, गवर्नर जनरल उनको नियुक्त किया जाता है। वेवल बाद में, जब पहले अक्टूबर 1943 में कौन होते थे, लिन लिथगो थे, लिन लिथगो के स्थान पर कौन आ रहे हैं आपके, इनका पूरा नाम था आर्किबोल्ड वेवल। ये वेवल वायसराय है और गवर्नर जनरल की नियुक्ति के लिए आते हैं। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में कहाँ गए थे, लंदन गए थे। भारत में जो संवैधानिक गतिरोध चल रहा था उसको दूर करने के लिए ये मई 1945 में ये कहाँ जाते हैं, लंदन। वहाँ उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की, कुछ प्रस्ताव भी इनके द्वारा रखे जाते हैं। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया था। जो इनके प्रस्ताव रखे गए थे उन्हीं को क्या कहा गया था, वेवल योजना कहा गया था। वेवल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर है वो बताई गई थी। साथ ही परिषद में वायसराय एवं कमांडर इन चीफ जो सेनापति होता था उसको छोड़कर सभी सदस्यों को भारतीय होना शामिल किया गया है। शीघ्र ही शिमला में इसके लिए कहा गया कि एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। 1945 के अराउंडिंग की बात है। तय युद्ध समाप्ति के बाद में भारतीय हैं उनके द्वारा खुद का संविधान है वो बनाया जाना इत्यादि प्रावधान है वो इसमें शामिल किए थे। जो वेवल योजना थी उसके अंतर्गत वेवल योजना का उद्देश्य था राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था, न कि भारतीय बंटवारे को बचाना। तो राजनीतिक गतिरोध है इसको दूर करने के उद्देश्य से ये प्लान रखा गया था। भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य था और जो संवैधानिक गतिरोध चल रहा था उसको दूर करना इसका मेन उद्देश्य था। पूर्ण स्वशासन की दिशा में भारत को आगे बढ़ाना, जो राजनीतिक गतिरोध चल रहा है उसको दूर करना और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना। तो हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करना इसका कहीं से भी आप देख सकते हो कि कोई भी उद्देश्य है वो इसका आपको देखने को नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 10, आपको इसमें से संविधान सभा के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस संविधान सभा के विषय में आपको सत्य है कथन पूछना है, सही उत्तर का चयन है वो करना है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ऑप्शन बी कथन बी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो प्रत्यक्ष का तो नहीं थी। बहुदलीय निकाय था या इसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, तो ये भी सही है, अनेक समितियों के माध्यम से कार्य था। बहुदलीय निकाय था, क्या ये वयस्क मत पर थी या फिर प्रत्यक्ष पर थी, तो ऑप्शन 2 जहाँ पर दिया हुआ है वो गलत है। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। आंसर क्या है, 3 और 4 सही है। संविधान सभा के गठन के लिए राज्य की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था। संविधान सभा है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का परिणाम थी। निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इसमें सभी जो अनेक दल हैं उनके लोग इसमें शामिल थे। कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियां हैं वो गठित की गई थी। तो इस प्रकार संविधान सभा है इसका निर्वाचन हुआ था। कंप्लीट रूप से ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। जो देशी रियासत वगैरह के सदस्य हैं वो तो मनोनीत होते थे। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ऑप्शन बी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ऑप्शन सी, बहुदलीय संरचना थी। ऑप्शन डी, कई समितियों के माध्यम से कार्य करती। तो वही क्वेश्चन वापस रिपीट है वो करके पूछा गया है। तो इसमें आपको ये बहुदलीय संरचना थी, कई समितियों के माध्यम से कार्य है वो करती थी। सी डी, इसमें ऑप्शन का आंसर होना है ए और डी, वयस्क मताधिकार पर आधारित। हाँ, इस पर लिखा हुआ है ना नहीं, नहीं ये इसने वर्ड आपको अच्छे से रीड करना है। इसने क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया है कि ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी।
ये इसमें थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। प्रीवियस इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ था, नहीं वर्ड नहीं लिखा हुआ था। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम तो नहीं थी, बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो नहीं बहुदलीय संरचना तो थी उस टाइम पर, तो ये कथन है वो इसलिए गलत हुआ है। वैसे आधार पर वैसे मताधिकार है उस पर आधारित नहीं थी, ये ऑप्शन सही है। और कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, तो ये भी सही है। जबकि पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे कि वयस्क मताधिकार के आधारित थी, तो नहीं, ये वयस्क जो वोटिंग राइट है उस पर आधारित नहीं थी इसलिए, और बहुदलीय निकाय थी, तो इसलिए पहले वाले में 3 और 4 सही थे, और इसमें थोड़ा सा इसमें नहीं वाला वर्ड है, इसकी वजह से ए और डी है वो आंसर सही है। ये आपके RS 2018 में क्वेश्चन है वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के बारे में आपको गलत कथन है इसका चूज करना है, इसको कथन को चुनना है। ऑप्शन ए कहता है सबसे इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। प्रारूप समिति है जिसके द्वारा संविधान सभा के निर्माण है इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था, तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। सेकंड कथन कहता है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को भी सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, तो अल्पसंख्यक समुदाय है इसको भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। इस संबंध में कहता है ऑप्शन सी कहता है निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर था, तो ये ऑप्शन सी है, ये इनकरेक्ट है। उस टाइम पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर इलेक्शन है वो नहीं था, क्योंकि देशी रियासतों के सदस्य वगैरह थे वो क्या थे, मनोनीत वगैरह थे। इसकी चुनाव की प्रक्रिया है वो 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची है उस पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार है वो सीमित रखा गया था, तो ये एक अनुसूची है वो भी आपके लिए एक न्यू वर्ड आपको मिल जाता है। चुनावी प्रक्रिया है वो 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। आंसर होगा इसका सी। इसमें गलत कथन पूछा था, तो गलत कथन क्या है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखें तो संविधान सभा के जो भी सदस्य हैं उनका निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, जो प्रांतीय विधानसभा के मेंबर थे, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर डायरेक्ट उनका नहीं था। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो वोटिंग राइट है वो प्रदान किए गए थे। कर के आधार पर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सभी को इस टाइम पर वोटिंग राइट है वो मताधिकार है वो प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, भारत में संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया था, और ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभा ने चुना था, या ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा इन्हें इलेक्ट है किया गया था, चुनाव है वो इनका किया गया था। जो संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली सदस्य थे उनका चयन है वो विभिन्न प्रांतों से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य ऑप्शन ए उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे, बी राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित थे, सी प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित थे, डी सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो वापस यूपीएससी ने इसी क्वेश्चन को इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके वापस इसी क्वेश्चन को पूछ लिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित थे। तो यूपीएससी है वो भी इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछ देती है। पहले 2002 में यही क्वेश्चन पूछा, वापस इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की और 2013 में वापस पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव है वो कैसे हुआ था। तो वापस ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस में। तो संविधान सभा के सदस्य हैं इनका चुनाव है वो आंसर होगा प्रांतीय सभाओं द्वारा किया गया था। आप आराम से क्वेश्चन देख लेना पॉज करके वीडियो को। 16 नंबर का क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के सबसे पहले चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, आंसर होगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो संविधान सभा के पहले क्या थे, स्थायी अध्यक्ष थे। नौ दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की जाती है। फिर उसके 2 दिन बाद में 11 दिसंबर को वापस बैठक बुलाई जाती है और संविधान सभा की जो स्थायी अध्यक्ष है वो किसे चयन किया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
9 दिसंबर को तो जो संविधान सभा है उसकी प्रथम बैठक होती है और उसमें अध्यक्ष बनाए थे, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को वापस बैठक होती है और स्थायी अध्यक्ष वो इलेक्ट कर लिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम बैठक है उसकी अध्यक्षता हमने देखा अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। आंसर सी। 18वां क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो जो फर्स्ट बैठक थी उसकी अध्यक्षता है अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी। 19 क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक है वो कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा है इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें हमारे अस्थायी अध्यक्ष चयन किए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब दिया गया था ये प्रस्ताव? ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 है इस दिन भारत को संविधान देने का प्रस्ताव ये वो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये उद्देश्य प्रस्ताव के रिगार्डिंग है वो क्वेश्चन पूछा गया है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनके द्वारा जो रखा गया प्रस्ताव था उद्देश्य प्रस्ताव, वो कब पास हुआ था ये इसमें क्वेश्चन है वो पूछा गया है। देखो उद्देश्य प्रस्ताव है वो रखा तो कब गया था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनके द्वारा पास किया गया था, रखा गया था। और ये पारित कब हो गया था? ये पारित हुआ था आपके 22 जनवरी 1947 को। इसी को इसमें घुमाकर पूछा गया है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव है वो किसने रखा था? तो ये प्रस्ताव रखा था उद्देश्य प्रस्ताव के रिगार्डिंग ही पूछ रहा है। ये है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट वापस उद्देश्य प्रस्ताव के रिगार्डिंग है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आंसर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण भारतीय संविधान के निर्माण के से संबंधित विभिन्न कथन है, उनमें से कौन सा कथन सही है? कथन एक कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। ऑप्शन बी उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ऑप्शन सी संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। और ऑप्शन 4 कहता है राज्य के मुखिया को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे। तो राज्य के मुखिया उसको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित इस प्रकार नहीं था उसमें कोई भी प्रावधान। तो इसमें आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों कथन है वो सत्य है, फोर्थ कथन है वो असत्य है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है वो नहीं थे। संविधान सभा को लोगों ने आदेशित किया है। जब आप प्रस्तावना देखोगे तो उसमें प्रस्तावना में हम भारत के लोग इस प्रकार से स्टार्ट होकर उस विवाद में एंडिंग लाइक देखोगे तो हम इस संविधान सभा है इसको हम क्या करते हैं अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, इस प्रकार के वर्ड्स है वो आपको देखने को मिलेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। भारतीय संविधान के तहत जो राज्य के मुखिया होते हैं, राज्य के मुखिया अथवा राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न होकर किस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधि है जो संसद और विधानसभा के निर्वाचित मेंबर है उनके माध्यम से किया जाना था। अतः जो फोर्थ ऑप्शन था आपके वो इनकरेक्ट था और बाकी 3 ऑप्शन है वो सही थे। 31वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान सभा है उसके कितने अधिवेशन हुए थे? जो 2 साल 11 माह 18 दिन का टाइम लगा था उस टाइम पर। तो 12 अधिवेशन है वो इस टाइम पर हुए थे संविधान सभा है इसके लिए। भारतीय संविधान के निर्माण के समय आपसे कभी पूछा जा सकता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे और 11वें अधिवेशन है वो अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशन है इनके अलावा संविधान सभा है इसकी जो बैठक है वो आपको 24 जनवरी 1950 को संबोधित हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के जो संविधान है उस पर हस्ताक्षर है वो किए गए थे। तो इसलिए निकटतम आंसर है वो माना गया है 12। वैसे अधिवेशन तो कितने हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे 26 नवंबर 1949 तक, लेकिन 11 इसमें आंसर ऑप्शन में नहीं है।
आंसर इसमें 12 माना गया है। जो 24 जनवरी को हम कहते हैं कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा है उसकी अंतिम बैठक हुई थी, तो उस अकॉर्डिंग इसको आंसर है वो 12 माना गया है, वो भी आप देख सकते हैं। 32वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो अंतिम बैठक है उसकी सही तिथि है ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। ये डेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस डेट से आप कुछ चीज़ें अदर भी याद रख सकते हो, जैसे इसी दिन हमारी संविधान सभा है, इसकी अंतिम बैठक हो रही है। इसी दिन हम क्या कर रहे हैं, 24 जनवरी 1950 को ही हमारे जो भारत के पहले राष्ट्रपति इलेक्ट किए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इनका चयन किया गया था। इसी दिन आप मान सकते हैं हमारे जो राष्ट्रीय गीत है इसको अपनाया गया था, जो नेशनल सॉन्ग है हमारा राष्ट्रगीत राष्ट्रगान। इनको भी इसी दिन अपनाया था। तो 4 चीज़ें आप 24 जनवरी 1950 से याद रख सकते हैं। अंतिम बैठक संविधान सभा की, इस दिन हमारे जो राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम, राष्ट्रगीत को इसी दिन अपनाया गया था और राष्ट्रीय गान है इसी को इसी दिन अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान सभा में कितना टाइम लगा था। तो आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन तो बेसिक रूप से सभी को याद है, वही रहता है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है, कुछ आपको समितियाँ वगैरह दी हुई हैं और कुछ उनके अध्यक्ष वगैरह नाम दिए हुए हैं, उनको आपको मर्ज मिलाना है। मिलान के रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन ए कहता है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष है वो कौन से, तो इसके होगा ऑप्शन डी फोर्थ ऐसी मुखर्जी है, वो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे। तो इसी अकॉर्डिंग देख लेते हैं अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो। ए में 4 किस में दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है तो वैसे भी सॉल्व हो जाता है। एक में यानी बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है, तो एक क्वेश्चन से भी आपके सॉल्व हो जाएगा। फिर आ गया प्रारूप समिति है उसके वस्तुतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे। तो प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य में हम नाम जानते हैं के एम मुंशी का। तो बी में 3 किस में है, बी में 3, हाँ आंसर तो हमने लगा लिया, बी आंसर था। एक के ए में 4 है तो बी में 3 कांग्रेसी आपके। फिर आपके है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के मेंबर कौन थे। तो इसमें आंसर होगा ए वीटी कृष्णमाचारी है, ये राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे। और क्वेश्चन है संघ संविधान समिति है इसके मेंबर कौन थे। तो संघीय संविधान समिति है इसके मेंबर थे आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू है, इनका नाम आप संघ शक्ति है इसमें देखोगे, संघ के संविधान समिति में देखोगे जो आपकी संघीय संविधान समिति है, संघ शक्ति और संविधान दोनों में आप इसका नाम देखोगे जवाहरलाल नेहरू का। एंड इसका अलावा भी आपको इनका नाम है वो देखने को मिलेगा, एक समिति है उसमें मैं नाम मेरे को थोड़ा सा, जैसे हम देखते हैं राजेंद्र प्रसाद का नाम उसमें आता है प्रक्रिया समिति में, और संचालन समिति में राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है। जवाहरलाल नेहरू का संघ शक्ति संघीय संविधान शक्ति में आता है। प्रारूप समिति के आप भीमराव अम्बेडकर देखते हैं। तो आप जब इस समितियों वाला जब हम टॉपिक करेंगे तो उसमें हम देख लेंगे कि कौन से में एक में और आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर था बी संघ संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति का मूलतः एकमात्र जो कांग्रेसी थे के एम मुंशी। राजस्थान की रियासतों का जिसने प्रतिनिधित्व किया था वो थे वीटी कृष्णमाचारी। संघ समिति और संविधान समिति, संघ समिति और संविधान दोनों अलग अलग समिति, इनके मेंबर थे आपके जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट इसमें नोट पे देखें तो पहले अस्थायी उपाध्यक्ष बनाए गए थे फ्रैंक एंथोनी को। फ्रैंक एंथोनी बने थे जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा उनके द्वारा नामित किया गया था। एस.सी. मुखर्जी है वो संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। ये जो हमारी जो पहली संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946
उस टाइम पर अस्थायी अध्यक्ष बने थे, अस्थायी उपाध्यक्ष बने थे। अस्थायी अध्यक्ष थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथोनी। तो फ्रैंक एंथोनी है, ये एक न्यू वर्ड आपको देखने को मिल सकता है। फिर स्थायी अध्यक्ष बनते हैं 11 दिसंबर को राउंडिंग। फिर ऐसी मुखर्जी आपके संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, ऑप्शन सी। तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय इनका पूरा नाम आपको देखने मिलेगा BN राव का, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव है, इन्हें संवैधानिक सलाहकार नियुक्त है वो किया गया था। ये क्वेश्चन है, देखो कितने एग्जाम्स में पूछा गया है। 1988, 1998 में, 2003 में, 7 में और 14 में कंटिन्यू ये क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप है वो किया था आपके BN राव द्वारा। बाद में तो आप देखोगे कि जो अंतिम प्रारूप है वो तो आपके डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर है उनकी प्रारूप समिति है उसके द्वारा अंतिम और फाइनल प्रारूप तैयार किया गया था। लेकिन प्रथम प्रारूप जिसने तैयार किया था, प्रथम प्रारूप तैयार करने थे BN राव का योगदान है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे ये BN राव, और इनके द्वारा पहला प्रारूप तैयार किया गया था जिस पर विचार और परिवर्तन करने के लिए प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष एक मसौदा प्रस्तुत भी किया गया था। मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। जो इनके द्वारा जो BN राव का जो प्रारूप था उसमें कितने आर्टिकल्स थे? 243 आर्टिकल्स थे और 13 उसमें शेड्यूल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में भारतीय संविधान सभा का तृतीय वाचन है वो कब हुआ था? तो तीसरा वाचन कब हुआ था? इसमें आंसर नहीं दिया है क्योंकि 17 नवंबर को हुआ था, और 17 नवंबर इसमें कोई भी डेट नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन है वो डिलीट ही हुआ था उस टाइम पर। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन है वो 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था, 26 नवंबर 1949 तक चला था। 38वां क्वेश्चन, भारत के संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब तैयार हुआ था फाइनल संविधान? तो ये हुआ था ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान है वो कंप्लीट रूप से तैयार होकर प्रस्तुत हुआ था। इसकी डेट है वो आपको हमारी जो प्रस्तावना है उसमें भी आपको देखने मिलती है 26 नवंबर 1949 वाली। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखें तो प्रस्तावना यानी कि जिसे उद्देशिका कहा जाता है, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में ये उल्लेख किया गया है 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित किया था। संविधान को अपनाने, उसको पूर्ण होने, पारित होने और उसको अंतिम रूप देने की तारीख है वो 26 नवंबर 1949 ही माना जाता है। इस दिन नागरिकता, अंतकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध है वो लागू किए गए थे। तभी संविधान के शेष जो भी उपबंध है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। तो कुछ जो प्रावधान है वो तो 26 नवंबर 1949 को अप्लाई हो गए थे, और बाकी रिमेनिंग जो प्रावधान है वो 26 जनवरी 1950 में प्रभावी हुए थे, इफेक्टिव हुए थे। संविधान है वो उसके पूर्ण रूप से लागू होने और पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि है वो आपके 26 जनवरी 1950 है। कुछ प्रावधान 1949 में हुए थे और कुछ 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था? वही रिपीट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान की स्थिति को अपनाया गया था। वही वापस रिपीटेड क्वेश्चन 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लैंग्वेज इसमें थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन वही क्वेश्चन पूछते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो ये लागू 26 जनवरी 1950 को हो रहा है और अपनाया इसे कब जा रहा है? नवंबर 1949 को, 26 नवंबर। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किससे इसलिए लिया गया था, क्यों लिया गया था उस दिन? आंसर होगा कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए हमने कहा कि हम 26 जनवरी को इसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि 26 नवंबर को ही जब ये तैयार हो गया था, क्वेश्चन आपके भी दिमाग में है कि 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, तब इसे वापस 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया? तो इसका मेन रीज़न है क्योंकि जनवरी 1930 में क्या हुआ था, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, उसकी याद में इसके 26 जनवरी 1950 को संविधान है इसको लागू किया गया था।
इस क्वेश्चन की व्याख्या देखें तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, लाहौर अधिवेशन 19 दिसंबर 1929 में हुआ था। पूर्ण स्वराज की उसने घोषणा की थी तथा 26 जनवरी को उसने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प है वो लिया था। आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, परंतु भारत है वो आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त है उसे हम स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि है वो भी अविस्मरणीय बनाने हेतु संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष अपन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस है वो कब मनाया गया है? भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? आंसर है इसमें बी, 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था और कुछ प्रावधान भी इस दिन से लागू हो गए थे, इसलिए इसे संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में। 45वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा संवैधानिक सभा द्वारा, ऑप्शन ए। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन जिसमें 26 नवंबर 1949 को जो संविधान है उसे अंगीकृत, नियमित और आत्मार्पित है वो किया गया था, वो संविधान सभा ने किया था। तो प्रस्तावना अगर आपको याद है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसका आंसर है वो कर सकते हैं। तो प्रस्तावना है तो आपको ये याद रखना है कि प्रस्तावना तो आपको अच्छे से रिमेंबर होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन तो प्रस्तावना से आपके जैसे सॉल्व हो जाएंगे। 46 क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ऑप्शन वही रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। 47वां क्वेश्चन, भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 48, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर है वो कहाँ से इलेक्टेड थे? तो पहले वो अलग थे, बंगाल या बम्बई, ऑप्शन सी क्या है? तत्कालीन मध्य भारत से, या फिर डी कहता है पंजाब से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल से। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पहले हुआ था इनका बम्बई से, बाद में ये बंगाल के साइड से होंगे। 1946 में सरपंच जो संविधान सभा थी उसमें प्रारंभिक चुनाव है वो भीमराव अम्बेडकर है। उन्होंने अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में ये पाकिस्तान में चले जाने के कारण वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वो बम्बई प्रेसिडेंसी से पुनः सदस्य के रूप में उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो पहले ये कहाँ से इलेक्ट होते हैं? बंगाल से होते हैं। ये आपको याद रखना है, पहले कहाँ से होते हैं? बंगाल से। और बाद में कहाँ से होते हैं? बम्बई प्रेसिडेंसी के पुनः सदस्य संसदीय क्षेत्र है उससे होते हैं। तो उपचुनाव में ये बम्बई से आते हैं। भारतीय संविधान सभा के इनमें सम्मिलित हुए थे। पूरा सीट के उनके लिए कांग्रेस के जो थे व्यक्ति NM जयकर, उन्होंने त्यागपत्र देकर रिक्त किया था। यद्यपि विकल्प ए है पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभीष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि अम्बेडकर है वो पूर्वी बंगाल से प्रथम निर्वाचित हुए थे, इसलिए ऑप्शन ए है वो नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन वो पश्चिमी बंगाल दिया हुआ है और ये कहाँ से हुए थे? पूर्वी बंगाल से हुए थे। तो क्वेश्चन है इसमें ये इतनी सी गलती है कि ये यहाँ पर पश्चिमी बंगाल लिखा हुआ है, अगर पूर्वी बंगाल होता तो आंसर ये होता। बाद में ये बम्बई से हुए थे, ये यहाँ पर पहले पूर्वी बंगाल से थे, बाद में कहाँ से होते हैं? बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो पूर्वी और पश्चिमी इतना भी आपको ध्यान रखना है वरना क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर वो पूर्वी बंगाल से प्रथम निर्वाचित हुए थे, अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी है उससे निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा के रूप में कार्य किया था। अतः स्पष्ट है कि उत्तर जो बी है वो ही सही है। 49 क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो अपनी संविधान सभा में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनका जन्म कब हुआ था? 1891 में, और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1956 में। 1891 में इनका जन्म होता है, 1956 में इनकी मृत्यु होती है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र में इनका जन्म होता है।
और 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 50वां क्वेश्चन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की प्रणीति भारत सरकार अधिनियम 1935 को पारित होने के रूप में हुई थी। जो थर्ड गोलमेज सम्मेलन था उसके विचार विमर्श की प्रणीति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। ऑप्शन बी कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासत है उसको एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन है का उपबंध किया था। तो ऑप्शन बी तो सत्य है। इसमें जो कौन सा कथन है वो सत्य पूछा है, कौन से कथन सत्य है, तो इसमें दोनों कथन है वो सत्य हैं। थर्ड गोलमेज सम्मेलन वाला भी और 1935 के एक्ट के तहत अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन है इसके गठन की उपबंध है वो भी किया गया था। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखिए तो नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तृतीय और अंतिम गोलमेज सम्मेलन है इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने किस में लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1931 में कांग्रेस की ओर से कौन गए थे, गांधी जी गए थे। जो थर्ड गोलमेज सम्मेलन था उसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासत को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान है वो उसमें रखा गया था। 51 क्वेश्चन, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण इसका ये है क्योंकि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो क्या भारत का संविधान देश की आवश्यकता को पूरी करता है इसलिए इसको गृहीत संविधान कहा जाता है। तो दोनों कथन सत्य है लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या है वो नहीं करता, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन की व्याख्या है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो इसमें विभिन्न देशों के संविधान से तथ्य और हमने विचार है वो कलेक्ट किए हैं। एक गृहीत संविधान अपन इसे कह सकते हैं कि हमने विभिन्न जो देशों के संविधान से कोई तथ्य विचार है वो हमने विभिन्न संविधान से लिए हैं इसलिए हम इसे गृहीत संविधान कह सकते हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन उपयुक्त व्याख्या है वो नहीं देखने मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात है वो किसने की थी। तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की मांग है वो की गई थी आपके जो मौलाना आज़ाद है उनके द्वारा। तो ये एक न्यू फैक्ट आपको देखने मिलेगा होगा। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने का विचार मौलाना आज़ाद ने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना आज़ाद है अब्दुल कलाम आज़ाद उनके द्वारा वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू है इन्होंने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन है वो भी किया था। तो जो जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद है वो तो समर्थन कर रहे थे इसको अपनाने का और वही मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कह रहे थे कि 15 वर्ष के लिए इसे आगे ट्रांसफ़र कर दो, आगे बढ़ा दो। 53 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। तो ये विचार किसने दिया था, आंसर होगा डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में जो कांग्रेस है जो राजनीतिक दल है उसके रूप में इसे भंग कर दिया जाना चाहिए जो इंडिया की फ्रीडम है उसके बाद में। तो भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी का सुझाव था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए क्योंकि भारत की आज़ादी के लिए इसको गठित है वो किया गया था उस टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे 2021 की RTS एग्जाम्स में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। तो ये कथन है वो किसका आपको देखने मिलेगा, आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उन्होंने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाने के समय पर यह वाक्यांश दिया था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ होती है, इसमें लोग ही जो हमारे भारतीय जो लोग हैं वही इसमें मशीन में जीवन फूंकते हैं, इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां क्वेश्चन, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने
अल्पसंख्यकों के और हित और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका था। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपको देखने मिलेगा आइवर जेनिंग्स का। प्रस्तुत जो कथन है वो आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हित और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास है वो किया था। 56 क्वेश्चन, किसने कहा था कि भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये कथन आपको किसका देखने मिलेगा? तो ये कथन है ऑस्टिन का, ऑप्शन ए। संविधान सभा है वो कांग्रेस थी, कांग्रेस ही भारत था। यह वक्तव्य पद्म श्री पुरस्कार के विजेता इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन का था। उन्होंने ये वक्तव्य, उनकी पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इन्होंने ये वक्तव्य है वो प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसमें भारतीय संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं हैं वो आपको देखने मिलेगी। सुचिता कृपलानी वगैरह, हंसा मेहता, ये कुछ नाम है वो आपको इसमें देखने मिलेंगे। तो ये थे कुछ क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग? आपके संविधान सभा के रिगार्डिंग। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था महिलाओं के रिगार्डिंग, तो 15 महिलाएं हम देख लेते हैं कौन सी 15 महिलाएं आपको संविधान सभा में देखने मिलती हैं। दो तो आपको रॉय नाम से याद रखनी है, लीला रॉय और आपको रेणुका रॉय। दो रॉय नाम से याद रखना है वर्ड, लीला और रेणुका। फिर दो चौधरी के रूप में याद रखना है, कमला चौधरी और मालती चौधरी। कौन सी थी? कमला चौधरी आती है और आपकी आती है मालती चौधरी। रेणुका रॉय, लीला रॉय, कमला चौधरी, मालती चौधरी, 4 में हो गई। एक जो आपकी आती है सबसे एक मात्र मुस्लिम महिला, वो आती है आपकी बेगम एयाज रसूल। बेगम एयाज रसूल है वो एकमात्र क्या थी? मुस्लिम थी, मोमडन थी, एकमात्र मुस्लिम थी। इसके अलावा आपको दो नाम देखने मिलेंगे, सैसे सुचिता कृपलानी और सरोजनी नायडू। से आपको याद रखना है सुचिता कृपलानी का नाम, सुचिता कृपलानी, और से याद रखना है सरोजनी नायडू। एक नाम याद रखना आपको पूर्णिमा बनर्जी का, पूर्णिमा बनर्जी। दक्षियानी वेलायुधन, अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, अम्मू स्वामीनाथन, विजय लक्ष्मी पंडित, हंसा मेहता और एनी मस्क्रीन। तो ये कुछ टोटल क्या है, 15 नाम आपको देखने मिलेंगे। दो और कौन से रह गए हैं? एक तो रह गया आपके हंसा मेहता, तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं, हंसा मेहता यहाँ पे, और एक है आपकी एनी मस्क्रीन। ये थे कंप्लीट 15 महिलाएं। बेगम एयाज रसूल एकमात्र महिला, दो चौधरी मिलेगी, कमला चौधरी, मालती चौधरी, दुर्गाबाई एक नाम मिलेगा, लीला रॉय, रेणुका रॉय, हंसा मेहता, एनी मस्क्रीन, विजय लक्ष्मी पंडित। एनी मस्क्रीन है, उनके संदर्भ में तो कहा जाता है कि वो देश रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाली थी। सरोजिनी नायडू, सुचितादन कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, अम्पू स्वामीनाथन, पूर्णिमा बनर्जी और दक्षियानी वेलायुधन है। ये इसमें क्या थी? संविधान सभा में 15 महिलाएं आपको देखने मिलती है। इसके अलावा अदर जो फैक्ट्स हम देखें तो हमें इसमें देखने मिलेगा कि संविधान सभा में कितने मेंबर वगैरह थे और किस प्रकार से उनका चयन है वो हुआ था। सबसे पहले संविधान सभा की डिमांड आपके 1934 में कौन करते हैं? एम.एन. रॉय करते हैं। उनके बाद में 1935 में आपको देखने मिलेगा कांग्रेस करती है। 3 साल बाद में करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की ओर से। पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर
वयस्क मताधिकार का समर्थन करते हैं और संविधान सभा की डिमांड करते हैं। 1940 में फिर आप देखोगे अगस्त प्रस्ताव आता है और उसके द्वारा इस प्रकार के जो विचार है इसको स्वीकार कर लिया जाता है। संवैधानिक हम बात करें सिद्धांत के रूप में जो फर्स्ट टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसी अगस्त प्रस्ताव है इसमें संविधान सभा के निर्माण के विचार है वो स्वीकार किए गए थे। इसके बाद में 1942 में आप देखते हो क्रिप्स मिशन आया था जिसने कहा था कि हम सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में इस पर विचार करेंगे। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया था। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और इसके जो भी प्रस्ताव था उससे को कुछ हद तक मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार किया था और इस प्रकार संविधान सभा का गठन होता है 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 में जब संविधान सभा का गठन किया गया था तब इसमें मेंबर रखे गए थे 389 है। इनमें से 296 आपके रखे गए थे ब्रिटिश भारत से और इसको भी 292 तो आपके थे मुख्य प्रांतों से और 4 थे आपके जो मुख्य आयुक्त थे। 292 थे ब्रिटिश भारत से, 4 थे मुख्य प्रांत अजमेर मेरवाड़ा, ABCD से याद रखना है, B से बलूचिस्तान, C से आपके कुर्ग और D से याद रखना है दिल्ली। और 292 ये थे आपके 11 प्रांतों से। वही 93 सदस्य थे वो कहाँ से थे, देसी रियासतों से थे जिनका चयन मनोनयन के आधार पर होना था। फिर आप देखोगे कि आपको ये जो सदस्य इनमें चयन किए जा रहे थे ये 10 लाख की जनसंख्या है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक जनप्रतिनिधि को नियुक्त किया जा रहा था और कंप्लीट रूप से वयस्क मताधिकार आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। जो ब्रिटिश भारत है वहाँ पर तो सीटों का आवंटन है वो 3 प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, 3 समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में, सिख में और सामान्य जिसमें मुस्लिम और सिख को छोड़ दें। तो इस प्रकार से 3 समुदाय में आप देखोगे कि ब्रिटिश प्रांत को आवंटित जो सीटें थी उनका निर्धारण किया गया था। चुनाव किस प्रकार से किया जाना था, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग इसका चुनाव है वो किया जाना था। इस आधार पर जो चयन होता है, जो चुनाव होते हैं उनमें जुलाई अगस्त 1946 में जो चुनाव होते हैं 208 सीटें तो कांग्रेस को मिली थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिलती है। मुस्लिम लीग को कम सीटें मिलती है इसलिए वो संविधान सभा का बहिष्कार करती है। 15 सीटें हैं वो स्वतंत्र पार्टी जो छोटी मोटी पार्टी थी उनको दी गई थी। 93 जो देसी रियासत को सौंपी गई थी वो भरी नहीं थी क्योंकि जो भी सदस्य थे उन्होंने मनोनीत करके नहीं भेजा था किसी भी सदस्य को, इसलिए वो भर नहीं सके थी। और इस प्रकार जो हमारा जो चुनाव थे संविधान सभा है वो वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इलेक्टेड है वो नहीं थी। वहीं इसमें आप देखोगे कांग्रेस के गांधी जी जिन्ना वगैरह है वो तो संविधान सभा है, इसमें पार्ट है वो भाग है वो भी नहीं लेते हैं। इसके अलावा हमने क्वेश्चंस में देखा है संविधान सभा की बैठक और इसके अध्यक्ष के रिगार्डिंग। इसकी 2 बैठक आपको याद रखनी है। एक बैठक आपको याद रखनी है 9 दिसंबर 1946 की, एक याद रखनी है 11 दिसंबर 1946 की। 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा आपको याद रखना है राजेंद्र प्रसाद के अलावा SC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी का नाम जो अस्थायी वो कहते हैं आपके स्थायी उपाध्यक्ष, अस्थायी नहीं स्थायी उपाध्यक्ष थे SC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। नेक्स्ट आपको उद्देश्य प्रस्ताव के रिगार्डिंग याद रखना है। उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसके द्वारा रखा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, 13 दिसंबर 1946 में रखा था। एंड पारित कब हो गया था, 22 जनवरी 1947 को ये है वो पारित हो गया था। कुछ अदर मेजर डेट है वो आपको याद रखनी है। टाइम लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन, कोई नहीं पूछेगा। डेट्स जो आपको रखनी है 13 मई 1949 जिस दिन भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता है वो ग्रहण की थी। 26 नवंबर 1949 हमारा संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। फिर आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 संविधान को अपनाया था। इसके अलावा आपको एक डेट याद रखनी है 22 जुलाई 1947 की, 22 जुलाई 1947 इस दिन राष्ट्र ध्वज है जो हमारा राष्ट्र ध्वज है फ्लैग है इसको अपनाया था। एक डेट याद रखनी है 24 जनवरी 1950 की। इस दिन 4 चीज़ें याद रखनी है आपको, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, हमारे जो राष्ट्रपति है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा की अंतिम बैठक ये हुई थी इस दिन 24 जनवरी 1950 को।
इसके अलावा अदर ये फैक्ट ये काफ़ी कम ही पूछे जाते हैं। वर्तमान में 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। 114 दिनों तक हमने इस पर संविधान सभा पर क्या किया था, विचार किया था। ये वर्ड है वो आपसे शायद कम ही पूछे जाएँ। और जो समितियाँ वगैरह हैं उसके रिगार्डिंग हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उसमें देख लेंगे कि कौन कौन सी समिति के कौन कौन से अध्यक्ष थे और उसके रिगार्डिंग आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी प्रकार पढ़ते रहिए आगे। वीडियो को कंप्लीट रूप से देखना है। अपने सुझाव है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो आपको कैसा लगा और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट है उसमें कौन से टॉपिक्स में डाउट है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।